हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि जनन क्या होता है। तो जनन हर जीव जंतु में संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। संतति मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस प्रक्रिया को ही संतति उत्पन्न करने की या संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब ये जो जनन प्रक्रिया है वो जंतु या पादप कोई भी जीव जंतु हो सभी में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हर जीव जाति का अपना अस्तित्व बना रहे, वो जाति पूर्ण रूप से समाप्त ना हो, इसलिए संतति का उत्पन्न होना आवश्यक होता है। इसलिए जनन की प्रक्रिया हर जीव जंतु में पाई जाती है। अब जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो जनन होता है वो मैंने आपको बताया लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का होता है। सबसे पहले जानते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही सदस्य भाग लेता है। इसमें दो सदस्य की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही सदस्य भाग लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई संतति उत्पन्न होगी वो पूर्ण रूप से जिससे उत्पन्न हुई है उसी के समान होगी। जैसे मान लीजिए कोई नया पौधा एक पुराने पौधे से बना है, तो जो नया पौधा बना है वो सेम टू सेम किसके समान होगा? जिस पौधे से वो बना है उसके ही समान होगा। ठीक है, तो इसमें जो संतति बनती है वो पूर्ण रूपेण समान होती है जनक के। जनक मतलब जिससे वो उत्पन्न हुई है, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों। जंतुओं में भी ये प्रक्रिया होती है और कुछ मतलब पौधों में तो होती ही होती है, साथ में कुछ जो जंतु होते हैं उनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे कि मुकुलन, ठीक है, जैसे कि द्विविखंडन और बहुविखंडन। ये सारी ये जो प्रकार हैं वो किसके हैं? अलैंगिक जनन के ही प्रकार हैं। ठीक है, कुछ जो निम्न जाति के जंतु होते हैं, निम्न वर्ग के जंतु जो होते हैं उनमें भी ये प्रक्रिया अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 टाइप का होता है, मुकुलन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुकुलन क्या होता है। देखिए, जब ये पहले मैं एग्जांपल बता दूं, ये किस में पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा में, और भी पौधों में भी पाया जाता है, जैसे आलू में, है ना। तो उसमें एक बड निकल आती है। आलू में आपने देखा होगा एक छोटी सी कलिका रूपी निकल आती है। अगर हम उस भाग को काट कर बो दें, जो मिट्टी में लगा दें, तो क्या होगा? जो है नया पौधा, आलू का नया पौधा उग आता है। सेम इसी प्रकार से एक जंतु होता है हाइड्रा, उसमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। ये एक हाइड्रा का जंतु है, हाइड्रा है, और देखिए इसमें ये ऊपर जो है इसके क्या है? स्पर्शक हैं। ठीक है, ये निम्न वर्ग का एक जंतु है और ये क्या है? स्पर्शक हैं। ठीक है, इसमें एक अभी सबसे ऊपर देखिए ये भाग है, इसका मुख है। अब इसके शरीर में एक छोटी सी कलिका निकलेगी। ये देखिए, ये कलिका एक निकल आई। BUD बर्ड, बर्ड लिखा है, बर्ड मतलब कलिका। तो ये कलिका निकल आती है। ये देखिए कलिका निकली, और ये कलिका क्या होगा इसका? इसमें भी देखिए मुख बन गया ऊपर। अब ये कलिका, इसमें स्पर्शक बन गए। अब ये कलिका इस जंतु से अलग हो जाएगी। ये देखिए अलग हो गई, और अलग होते ही जैसे ही ये दूसरे सरफेस पर गिरती है और एक नया हाइड्रा बना लेती है। ठीक है, अब हम द्विविखंडन के बारे में जानते हैं। देखिए, द्विविखंडन की जो प्रक्रिया होती है, द्वि मीन्स दो, द्वि का मतलब दो। तो जंतुओं में जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। ठीक है, या एक जंतु से दूसरा जंतु जब बनता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? द्विविखंडन।
तो ये प्रक्रिया जो पाई जाती है वो अमीबा में पाई जाती है। ये द्विविखंडन, उसमें क्या होता है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जंतु है, तो उसमें एक कोशिका से जब दो कोशिका, नाम जैसे कि नाम है द्विविखंडन, मतलब ये में से द्विखंडन भी बोलते हैं। तो जब उस अमीबा की एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं, तब हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। तो इसे भी हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। देखते हैं आइए कैसे करके ये जो प्रक्रिया है वो होती है। देखिए ये एक अमीबा की कोशिका है। तो देखिए ये अमीबा की कोशिका किस प्रकार से एक कोशिका से दो दूसरी कोशिका इसकी बन जाएगी, मतलब दो अमीबा बन जाएंगे, एक से दो अमीबा बन जाएंगे। पहले इसके अंदर देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो इसमें एक केंद्रक से पहले दो केंद्रक बने और इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो भी बट गया, दो भागों में बट गया और कोशिका एक से दो बन गई। देखा आपने किस प्रकार से द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, और ये किस में पाई जाती है, अमीबा में, ठीक है। ये देखिए अब हम देखते हैं बहुविखंडन क्या होता है, ठीक है। बहुविखंडन मतलब जैसे आपने द्विखंडन मतलब एक कोशिका दो में बट रही है, यहाँ एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में, बहु मतलब बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाती है। तो इस प्रकार से बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। और ये प्रक्रिया किस में होती है, जैसे जैसे मलेरिया रोग जो होता है वो जिस परजीवी के द्वारा होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा ही जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का परजीवी, मलेरिया रोग फैलाने वाला कारक, तो उसमें वो अपनी संख्या इसी प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाता है, अपनी संतति इसी प्रकार उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए किस प्रकार से ये प्रक्रिया हो रही है कि जैसे ही एक मच्छर एक मनुष्य को काटता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रही है, प्लाज्मोडियम की सेल है, और ये हमारी रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में जाकर उनको नष्ट करता है, उनके ही अंदर जाकर क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। देखिए किस प्रकार से एक से बहुत सारे, ये देखिए कितने सारे पर्पल कलर के ये बन गए प्लाज्मोडियम के परजीवी, प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है। अब ये अन्य रक्त कणिकाओं को नष्ट करेगा आगे जाकर। ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए सब नष्ट कर रहे हैं अपनी संख्या बनाकर, और बहुत सारी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से ये क्या होती, बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। और इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं के थ्रू ये क्या होता है, जब ये देखिए मच्छर में चला गया, जब ये काटता है मनुष्य को, तो उसके ब्लड में बहुत सारे ये परजीवी होते हैं, उनको काटता है, और ये फिर लेकर इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे मनुष्य को काटता है और दूसरे को रोग फैलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से बहुविखंडन की प्रक्रिया होती। अब हम लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है, मैंने जैसे बताया अलैंगिक जनन में केवल एक सदस्य भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो सदस्य भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा, ठीक है। और जो लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न होती है और संतान उत्पन्न होती है, मतलब वो अपने जनक से भिन्न होती है, पूर्ण रूपेण समान नहीं होती है, मतलब पूर्ण रूप से वो समान नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। अब इस प्रक्रिया में दो प्रकार के तंत्र भाग लेते हैं, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। जैसे कि दो सदस्य भाग लेते हैं, तो दोनों के जो रिप्रोडक्टिव अंग हैं, मतलब जनन अंग हैं, वो इसमें सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र नर जनन अंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। नर जनन तंत्र जो होता है वो नर जनन अंगों से मिलकर बनता है। तो वो नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले वृषण, पहला भाग, ये मुख्य भाग होता है
इसी भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। शुक्राणु क्या होते हैं? एक जनन कोशिका होती है जो कि संतति बनाने में हेल्प करती है। दूसरा भाग होता है शुक्रवाहिनी। इसी के द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं वृषण में वो बाहर आते हैं, इस नलिका के द्वारा होते हुए बाहर आते हैं। ठीक है। और तीसरा भाग होता है शिश्न, जिसके द्वारा जब शुक्राणु बनते हैं तो इस नलिका के द्वारा ये जो भाग होता है इसके द्वारा ये बाहर आते हैं। ठीक है। शुक्रवाहिनी मतलब नलिका जो होती है उसमें से होते हुए इसके द्वारा बाहर आते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 भाग हैं, एक वृषण, एक शुक्रवाहिनी या हम इसे शुक्राणु नलिका भी बोलते हैं ये, और तीसरा शेषन, ये 3 भाग ऐसे होते हैं जो मुख्य भाग होते हैं और जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करते हैं। ठीक है। अब ये तो हुए नर जनन अंग। नर जनन अंग के अतिरिक्त इसमें कुछ नर जनन तंत्र जो होता है उसमें कुछ ग्रंथियां भी सहायता करती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि, जैसे आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, ये सब ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। मतलब कि हार्मोन्स क्या करते हैं? इसी संतति जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसमें हेल्प करते हैं, इसमें सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जितने मुख्य भाग हैं, वृषण हो गया, शुक्राणु नलिका हो गई, शिश्न हो गया, और जो सहायक ग्रंथियां हैं, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सभी भाग मिलकर क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र बनाते हैं। और ये सारे भाग क्या कहलाते हैं? नर जनन अंग। और यही मिलकर एक किसका निर्माण कर देते हैं? नर जनन तंत्र का। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी जो मादा जनन तंत्र होता है उसका। अब मादा जनन तंत्र है तो किससे मिलकर बना होगा? मादा जनन अंगों से मिलकर बना होगा। तो वो मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य भाग हैं वो क्या है? ये 2 अंडाशय, एक लेफ्ट एक राइट। इस अंडाशय में ही किनका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। ऊपर ये जो अंडाणु बनते हैं वो ऊपर अंडवाहिनी के थ्रू, मतलब अंडवाहिनी के द्वारा ही नीचे किस में आते हैं? गर्भाशय में आते हैं। दूसरा भाग जो है वो क्या मुख्य भाग है? गर्भाशय, ये वाला। ठीक है। जो गर्भाशय ये दूसरा मुख्य भाग होता है। इसी में शिशु जो होता है उसकी वृद्धि होती है। मतलब जब अभी आगे बताऊंगी मैं आपको कि जो भ्रूण बनता है उसमें वृद्धि होती है और वृद्धि होकर वो क्या बन जाता है? एक शिशु बन जाता है। ठीक है। और जो तीसरा मुख्य भाग होता है वो इसके नीचे वाला भाग होता है योनि। ठीक है। योनि जो होता है वो तीसरा मुख्य भाग होता है। ये इसी के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो उस अंडाशय यानी ऊपर की साइड कहाँ तक जाते हैं? अंडवाहिनी में जाते हैं। जो नलिका होती है इसमें जाते हैं, और जो अंडाणु बनते हैं वो अंडाशय से होकर इस अंडवाहिनी में आते हैं, और यहीं पर दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है, मतलब निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है यहीं पे किस में होती है? अंडवाहिनियों में होती है, जो कि 2 होती हैं। ऊपर दिख रही है अंडवाहिनी, ऊपर लिखा है सबसे ऊपर अंडवाहिनी। ठीक है। तो यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे? निषेचन की प्रक्रिया के बारे में। देखिए ये शुक्राणु है जो कि किस में बनते हैं? नर में बनते हैं, और दूसरे क्या है? अंडाणु जो कि मादा में बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने से क्या बनता है? दोनों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। और सबसे लास्ट में नीचे क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है। ब्लू कलर का क्या है? शुक्राणु, और पिंक कलर का क्या है? अंडाणु। दोनों के मिलने से देखिए निषेचन की प्रक्रिया दिखाई गई है। दोनों मिक्स फ्यूज हो रहे हैं और
इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इसके बाद जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य, हाँ, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर होती है। ठीक है। तो ऐसे निषेचन को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन, क्योंकि ये शरीर के अंदर हो रही है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। जबकि कुछ जंतु जैसे कि कुछ आकशेरुकी जंतु जिनमें कि रीढ़ की हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता वो आकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। तो कुछ आकशेरुकी जंतु और मछली, मेंढक, ये क्या करते हैं, जो नर मेंढक होता है वो भी अपने शरीर जो शुक्राणु होते हैं उनको जल में छोड़ देता है, और जो मादा मेंढक होती है वो क्या करती है, वो भी अंडाणुओं को जल में छोड़ देती है। तो निषेचन कहाँ होता है, शरीर के बाहर। ठीक है। जब शरीर के बाहर होता है मतलब जल में होता है, तब हम इस निषेचन को क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। वो जो मादा शरीर के अंदर हो रहा है वो उसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन। जो शरीर के बाहर हो रहा है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, जल में हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे बाह्य निषेचन। ठीक है। तो और इसी प्रकार से मछली भी अंडाणु मतलब जो एग होते हैं उन्हें जल में छोड़ देती। तो इस प्रकार से शरीर के बाहर जब निषेचन होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की हो गई, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। अब जब निषेचन की प्रक्रिया हो गई उसके बाद मैंने बताया आपको क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद इसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। जो जाइगोट में वृद्धि होने के बाद संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण। एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ये देखिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, भ्रूण है। ठीक है। भ्रूण में धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होता है, थोड़ी सी और वृद्धि होती है और जो संरचना बनती है वो क्या बन जाती है, फीटस बन जाती है। फीटस अर्थात फीटस को हम बोलते हैं गर्भस्थ शिशु। ठीक है। ये है फीटस। तो फीटस मतलब गर्भस्थ शिशु। इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट का टाइम और लगता है, थोड़ी और वृद्धि होती है और एक जो शिशु होता है वो बन जाता है। और मानव की बात करें तो मानव में इस प्रक्रिया में क्या समय लगता है, 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है। अलग अलग जंतुओं में इसकी जो समय अवधि होती है वो अलग अलग होती है, जो भ्रूण के विकास की अवधि होती है वो अलग अलग होती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी आदि। अब देखिए जो कुछ जंतु होते हैं जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं और उनसे बाद में शिशु विकसित होते हैं। ठीक है। ऐसे जंतुओं को क्या बोलते हैं, अंडयुज। जैसे कि मुर्गी, कबूतर, सांप, मछली, मेंढक, है ना, ये सब जंतु होते हैं वो अंडयुज होते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो जैसे मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल। ठीक है। ये सब क्या है, बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जंतुओं में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और भ्रूण का डेवलपमेंट या वृद्धि कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड।